हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी की बात है कि साइंस का टॉपिक, साइंस में पहला चैप्टर हम लेके आ चुके हैं कक्षा 10 के लिए। और इतना ही बताएंगे और जितना बताएंगे उसी में से आना है, इसके बाहर आना ही नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसके बाहर किसी भी छात्र के लिए कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं जितना बता दूंगा उतना ही आपके एग्जाम में आएगा। कक्षा 10 के बच्चे, चाहे वो बहुविकल्पी हो या लघु उत्तरी हो या दीर्घ उत्तरी हो। तो पहले चैप्टर की बात करें तो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है तुम्हारा संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण। तो इसमें हम सबसे पहले अभिक्रिया समझ लें, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, उसके बाद कितनी प्रकार की होती है, फिर हम संतुलित समीकरण करना सीखेंगे, है ना। पहले अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है कि जब किन्हीं दो पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है, दो पदार्थों को या दो अभिकारकों को किसी को आपस में मिलाया जाए या कोई क्रिया कराई जाए या उनको एक साथ गबड़ा सबड़ा करके देखा जाए तो कुछ उनका रासायनिक परिवर्तन हो जाए या भौतिक परिवर्तन हो जाए, उनका रंग रूप बदल जाए, तो इसको कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, है ना। उनमें परिवर्तन हो जाए। ये चुन्नू, ये मुन्नी, इनको दोनों को शादी के पहले ये बहुत स्वस्थ थे, है ना। सब अपने अपने घर में अलग अलग बढ़िया खाते पीते थे, रहते थे। ये पैंट बूशर्ट पहनते थे, ये जीन्स टॉप पहनते थे। जब ये इनकी क्रिया कराई गई, मतलब इनकी क्रिया करा दी गई, इनकी हो गई शादी, तो इसके बाद इनका रंग रूप बदल गया। अब ये दाढ़ी मुच्छे रखने लगे, है ना, ऐसे, और ये बड़े चुटिया बांध के साड़ी पहन के, है ना, ऐसे रहने लगी। तो क्रिया कराने के बाद जब रंग रूप बदल जाए, रासायनिक परिवर्तन हो जाए, कुछ उनमें बदलाव दिखने लगे, इसको कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। समझ गए? ये आपकी तुम्हारी रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक समीकरण क्या है? जैसे मैंने इस बात को इस संकेत से दर्शा दिया, इस समीकरण से दर्शा दिया, इसी अभिक्रिया को, मतलब किसी भी पदार्थ के परिवर्तन में जो रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं उनके परिवर्तनों को सांकेतिक भाषा में दर्शा देना। किस भाषा में? सांकेतिक भाषा में दर्शा देना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? समीकरण। ये हो गई रासायनिक अभिक्रिया। उसी अभिक्रिया को संकेत की भाषा में दर्शा देना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब अभिक्रिया होती कितनी प्रकार की है? जैसे शादी तुम्हारी बहुत प्रकार की होती है, अरेंज मैरिज, लव मैरिज, गंधर्व मैरिज, दैत्य मैरिज, है ना, राक्षस विवाह, तमाम विवाह होते हैं। ऐसे तुम्हारी अभिक्रिया भी बहुत प्रकार की होती है। ये क्रिया भी कैसे कैसे देखो। पहली अभिक्रिया तुम्हारी हो गई संयोजन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? संयोजन। दूसरी हो गई वियोजन। और इसी में 2 नंबर की परिभाषा पूछेगा ही पूछेगा, अथवा में या कहीं भी तुम 2 नंबर में टिप्पणी इसमें देखोगे, या तुमसे वो बहुविकल्पी में पूछ लेगा, एक अभिक्रिया दे देगा, पूछेगा बताओ कौन सा तुम्हारा उदाहरण है। ये क्या है? संयोजन, वियोजन, प्रतिस्थापन, द्विप्रतिस्थापन, इसी को विस्थापन भी कहते हैं, विस्थापन। इसको संकलन भी कहते हैं, संकलन। इसको अपघटन भी कहते हैं, अपघटन। मैं 2 नाम विघटन भी कहते हैं। कहीं आ जाए तो भ्रमित ना होना, और इतना डिटेल से कहीं तुमको मिलेगा भी नहीं पढ़ने को, इसको ये कहते हैं कि भी नहीं कहते हैं। द्विप्रतिस्थापन या द्विविस्थापन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ये सब अभिक्रियाओं के प्रकार हैं। अपचयन, अपचयन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, इस अपचयन ऑक्सीकरण हो गया। और तुम्हारा इसमें बस संक्षारण। ये तुम्हारी 2 टिप्पणियां हैं, बाद में लॉन्ग, ये लॉन्ग में पूछ सकता है। संक्षारण और विकृत गंधिता। विकृत गंधिता तो 2 ही नंबर में पूछता है, लेकिन पूछता जरूर है। विकृत गंधिता या संक्षारण, इन दोनों में से पक्का कोई एक पूछेगा। संयोजन, संकलन, वियोजन, ये एक एक नाम होते हैं। अब एक एक को डिटेल से देख लो। संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा देखो, समझना, मैं तुमको समझा रहा हूँ। संयोजन, संयोजन से समझते हो संयोग, संयोग समझते हो जुड़ना, मिलना,
क्रिया करना, तो दो अभिकारक पदार्थ, दो आदमी मिल करके एक प्रोडक्ट का निर्माण करें, ये इनको कहते हैं अभिकारक। ये भी समझ लो, अब क्रिया के बाएं पक्ष में जो होता है उसको कहते हैं अभिकारक, जो दाएं पक्ष में होता है उत्पाद, प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट। ये हो गए तुम्हारे जब दो अभिकारक अणु या दो अभिकारक पदार्थ संयोग करके मिल करके क्रिया करके किसी एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। किसका? एकल उत्पाद का। ये देखो दो आदमी, इनकी क्रिया हो गई, मतलब ये आपस में क्रिया कर लिए, तो इनका एक प्रोडक्ट निकल के आ गया, चुन्नू मुन्नू। ये देखो छोटा सा, है ना। तो बस यही समझो संयोजन क्रिया क्या होती है, दो अभिकारक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए उत्पाद का निर्माण कर दे, कुछ उसमें परिवर्तन हो के नई चीज बना दे, उसको कहते हैं संयोजन अपक्रिया। समझ में आ गया। इसके बाद वियोजन देख लो। वियोजन अपक्रिया यहाँ लिखे दे रहा हूँ, वियोजन। वियोजन से समझ में आ रहा है वियोग। वियोग का मतलब दूर दूर होना, टूट जाना, बिखर जाना, अलग हो जाना, है ना। तो जब कोई एकल अभिकारक पदार्थ, इसका उदाहरण भी देख लो संयोजन का, कोई हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। अच्छा एक बात और समझो, किसी बहुत होशियार अपने आप को समझता है तो कहो बड़ा बड़ा उदाहरण लिख दे, है ना, वो जो उसको खुद नहीं आएगा। तो तुमको क्या ज़रूरत है, ये भी तो एक रासायनिक अपक्रिया है, और अच्छे अच्छे वैज्ञानिक इसको पढ़ते हैं। कितना इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, तुमको देखने में छोटी लगेगी, लेकिन हमको वो लिखना है जो पेपर वाले सही। इसको क्या पेपर वाला काट देगा, वो तुमसे ये कहने जाएगा कि तुमने सरल लिख दी, हम इसको नहीं चेक करेंगे। वो इसको चेक करेगा और सही करेगा और खुश भी हो जाएगा कि बच्चे को आता तो है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिला के क्या बनाते हैं, पानी। दो अभिकारक हैं, एक और दो, बनाया कितना, एक। ये हो गया तुम्हारा संयोजन। अब देखो वियोजन। एकल अभिकारक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। एकल अभिकारक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, इसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। ये एक परिवार है, ये मानो एक परिवार है परिवार, ये घर है किसी का, परिवार है। अब इसमें हो गई फूट। फूट का मतलब इसमें वियोग हो गया, दोनों नाराज हो गए, तो दोनों अपना अलग अलग घर बना लिए, इसी को कहते हैं वियोजन। तुम हमारे घर में नहीं रहोगे, हम तुम्हारे घर में नहीं रहेंगे, दोनों अलग अलग चूल्हा जलाए अलग अलग रहेंगे, इसी को वियोजन कहते हैं। एकल अभिकारक पदार्थ जब टूट करके एक या एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, इसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। अच्छा इसका उदाहरण देखो। इसका उदाहरण होता है कोई भी उदाहरण ले लो, है ना। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हमने ले लिया। जब इसका उष्मा शोषी या नहीं ये होती है, हाँ उष्मा शोषी। अब इसका हम अगर वियोजन करवाएंगे तो ये कैल्शियम अलग हो जाएगा और प्लस CO2 गैस अलग हो जाएगी। समझ में आई बात, कैल्शियम अलग, CO2 गैस अलग। अब इसको जब तुम संतुलित करोगे, वही आगे हम बताएंगे, जब संतुलित करोगे तब ये ना CO3 देख के घबराना कि ये CO3 कहाँ चला गया, ये CO2 में टूटता है, कैल्शियम और CO2 में। ठीक, ये हो गई वियोजन अपक्रिया का उदाहरण। इसके बाद आ जाओ प्रतिस्थापन अपक्रिया। प्रतिस्थापन, ये देखो बहुत अच्छा है प्रतिस्थापन, इसको समझने के लिए देखना। थोड़ा तेज चलना पड़ेगा, है ना, क्योंकि तुम्हारे बहुत सारे चैप्टर हैं, उनको ख़त्म करने के लिए तो एक दिन में एक चैप्टर हम ख़त्म कर देंगे। बिल्कुल समझ के चलना, और फिजिक्स बायो केमिस्ट्री तीनों ख़त्म कर देंगे एक दिन में एक चैप्टर। तो ये तुम्हारे समझ लो 10-15 दिन में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद इसके इंपॉर्टेंट अनसॉल्व्ड से क्वेश्चन तैयार है ना, तुम बिल्कुल तैयार हो गए, चले जाओगे। और मैथ भी तुमको मिल जाएगी, इंग्लिश भी मिल जाएगी, हिंदी बच्चों को आती है, नहीं आएगी तो वो भी बताया जाएगा। तो पेपर के लिए इस बार बिल्कुल है ना, पूरे में पूरे 600 में से 550 के नीचे तो किसी बच्चे के आने ही नहीं चाहिए। प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन अपक्रिया में क्या होता है कि कोई एकल अभिकारक नहीं, एक अभिकारक का परमाणु या एक अभिकारक पदार्थ का परमाणु किसी दूसरे अभिकारक यौगिक के कम क्रियाशील तत्व को या अपने जैसा आवेशित
अपने जैसा आवेशित या अपने जैसे कम क्रियाशील तत्व को प्रतिस्थापित करके इसको लात मार के भगा देता है और स्वयं स्थान ग्रहण कर लेता है। ए चला गया, बी बना, सी को भगा दिया, स्वयं बैठ गया और ये सी अकेला फड़फड़ा रहा है। इसको कहते हैं प्रतिस्थापन। इसको समझो एक अन्य उदाहरण से। ये किसी का जोड़ा है, ये इनके साथ, ये तुम्हारी हो गई माइनस आवेश, ये हो गए प्लस भैया। अब ये हैं कमज़ोर थोड़े से, है ना, ये कमज़ोर हैं और एक इनके पड़ोस में बड़ा, है ना, ये देखो ये मजबूत आदमी, घर से भी मजबूत, पैसे से भी मजबूत, ये उच्च क्रियाशील है, ये बड़ी जल्दी सबसे दोस्ती कर लेता है, सबके पास चला जाता है ना, उच्च क्रियाशील। और ये है निम्न क्रियाशील। तो अच्छा, ये उच्च निम्न कैसे हम साबित करते हैं? ये हम विद्युत रासायनिक श्रेणी से साबित करते हैं, आगे हम तुमको बता देंगे। तो ये निम्न क्रियाशील नहीं, उच्च क्रियाशील, निम्न क्रियाशील समझो कैसे। जो ज़्यादा ताकतवर है वो कमज़ोर आदमी को उठा के फेंक देता है कि नहीं, कहेगा तुम निकलो यहाँ से, भाग जाओ, तो ये डर के भाग जाता है और ये इसके साथ रहने लगता है। तो किसी का घर तोड़ करके ये इसके साथ चला जाता है। और समझ में आई बात? ये अपना परिवार अलग बना लेंगे और ये बेचारा अकेला यहीं ऐसे रह जाता है। इसको कहते हैं प्रतिस्थापन अपक्रिया। जब अधिक क्रियाशील तत्व किसी अन्य विकारक पदार्थ के कम क्रियाशील तत्व को प्रतिस्थापित कर देता है और स्वयं स्थान ग्रहण कर लेता है, इस अपक्रिया को प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण देख लो। इसका उदाहरण फिर कॉपर कोबाल्ट से निकल। अरे इसका उदाहरण सिंपल से देख लो। ZnO है जिंक ऑक्साइड। अब जब ये कॉपर से क्रिया करेगा, समझ में आई बात, तो ये कॉपर इस जिंक को भगा देगा, कहेगा तुम भगो, हम इसके साथ रहेंगे, Cu2O अब प्लस Zn। ये जिंक सॉलिड अलग फड़फड़ाने लगा और ये कॉपर के साथ ऑक्सीजन भाग गई। ये दिख रही तुमको? कॉपर के साथ ऑक्सीजन भाग गई, जिंक अकेले फड़फड़ा रहे हैं। ये उच्च क्रियाशील, ये निम्न क्रियाशील। जो ताकतवर, यही प्रकृति का नियम है, जो ज़्यादा बलवान उसी के साथ, है ना, पूरी शक्ति उसी के साथ रहती है। फिर द्वि प्रतिस्थापन में देखो। अब इसमें हो रहा था कि कोई एक आदमी दूसरे को भगा के उसके स्थान में रह रहा था, उसके घर में रह रहा था। अब द्वि प्रतिस्थापन में देखो, यहाँ अदला बदली काम हो जाएगा। दो अभिकारक पदार्थों में जब उनके आयनों का आपस में आदान प्रदान, जब डी भैया ने बी में आक्रमण किया तो ये बी तो भाग गई, लेकिन ये बी भी गुस्सा हो गई तो इसने सी पे आक्रमण कर दिया। तो मतलब ये ए चला गया डी के साथ और बी चली गई सी के साथ। समझ गए मेरी बात? इधर से सी अकेला हुआ तो बी का रुको, अच्छा तुम हमारे घर में आओगे, हम तुम्हारे घर में चले जाएंगे, ले ए चला गया डी के साथ, अब प्लस बी चला गया सी के साथ। आ गई बात समझ में? इसका उदाहरण देखो। MgSO4 प्लस ZnCl2 जिंक क्लोराइड अब आपस में इंटरचेंज हो गए। इसका माइनस इसके प्लस के साथ, इसका माइनस इसके प्लस के साथ, ले सब अपन चले गए। MgCl2 और ZnSO4 जिंक सल्फेट। ये होता है द्विप्रतिस्थापन। जब अभिकारक, इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? अभिकारक अणुओं के आयनों का आपस में आदान प्रदान द्विप्रतिस्थापन अपक्रिया प्रदर्शित करता है। हो गया? इसके बाद देख लो ऊष्माक्षेपी। तो इसकी परिभाषा ऐसे ही सुन लो। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का निष्कासन होता है, जैसे कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमने जला दिया तो हमको ऊष्मा गर्माहट प्राप्त होती है। कितनी प्राप्त होती है? 54.5 करके ऊष्मा प्राप्त होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। हाँ ठीक है। इसके बाद ऊष्मा शोषी। तो ऐसी अपक्रिया जिनमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है।
उष्मा की आवश्यकता होती है अपक्रिया कराने के लिए, वो उष्मा शोषी। फिर अपचयन अपक्रिया और ऑक्सीकरण अपक्रिया देख लो, दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट है। अपचयन अपक्रिया में 3 पद होते हैं। अपचयन समझ लो, मैं परिभाषा में ये तीनों पद बता दूंगा। अपचयन में होता है हाइड्रोजन का बढ़ना, क्या का बढ़ना, हाइड्रोजन का बढ़ना या धन विद्युतीय आवेश बढ़ना। कैसा बढ़ना, धन विद्युतीय आवेश। और धन विद्युत आवेश बढ़ता कब है, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। देखो, हाइड्रोजन का बढ़ना, धन विद्युत आवेश बढ़ना या इलेक्ट्रॉन का त्याग करना अपचयन अपक्रिया कहलाता है। इतना बात समझ में आ गई। अब देखो ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण में जस्ट इसका उल्टा होता है। अच्छा, इसमें ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है। अपचयन में कहीं ऑक्सीजन की कमी हो रही हो तो भी अपचयन है। अब ऑक्सीकरण देखो, ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीकरण में होता है आवेश का धन विद्युतीय, उसमें बढ़ेगा ऋण विद्युतीय आवेश का बढ़ना और ऑक्सीजन का बढ़ना, हाइड्रोजन की कमी होना ऑक्सीकरण कहलाता है। सीधे सीधे ये ध्यान रखो, जहां ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी होती है ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। बात खत्म। ऑक्सीकरण हो गया, अपचयन हो गया। इसके बाद हम बच्चों देखेंगे तुम्हारा संक्षारण और विकृत गंधिता, देख करके इसको यहीं खत्म करेंगे। या हम संतुलित समीकरण भी अभी आपको बताए दे रहे हैं, पहले संक्षारण और विकृत गंधिता देख लीजिए। तो संक्षारण, अब बताओ संक्षारण कोई समझता है क्या होता है? संक्षारण का मतलब होता है क्षरण होना। किसी ने बरसात में जंग लगी सरिया को देखा, सब ने देखा होगा, सब ने अपने अपने घर में देखा होगा। तो वो धातु की होती है, तो संक्षारण सदैव धातु में होता है। तो ऐसी धातुएं जो नमी, बरसात में नमी होती है, या अम्ल, नमी या अम्ल, कभी कभी धातु को अम्ल में डालो या कोई चीज कर गल जाएगी, हटा लो, नहीं गल जाई, वही गलन, वही क्षरण संक्षारण कहलाता है। तो जब किसी धातु में नमी या अम्ल की उपस्थिति में रखने पर उसमें जंग लगनी प्रारंभ हो जाती है, लाल रंग की, काले रंग की, हरे रंग की, कैसी है ना, कैसी भी जंग लगनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण वह धातु कमजोर हो जाती है। और धातु के कमजोर होने पर वह कमजोर होगी तो हल्की हो जाएगी, और जिससे वह बेकार हो जाएगी, हमारे यूजलेस नहीं रहेगी। इसलिए यह संक्षारण बहुत हानिकारक है, हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो जब किसी, अब इसकी परिभाषा सुनो, जब किसी धातु को नमी या अम्ल के संपर्क में रखा जाता है या अम्ल के संपर्क में लंबे समय तक वह रखी रहती है, तो उसके वजन में कमी आ जाती है या उसमें एक परत चढ़ जाती है जिसे जंग कहते हैं, और इस जंग के चढ़ने से वह कमजोर हो जाती है। अब इसके रोकथाम के लिए, क्योंकि ये हानिकारक होती है, तो इसके रोकथाम के लिए हम कुछ निम्न उपायों को प्रयोग कर सकते हैं। जैसे निम्न का मतलब, मैं सुनो मेरी बात, निम्न का मतलब कौन कौन से उपायों को संचालन के लिए, हम उसमें तेल या ग्रीस का पेंट कर सकते हैं, है ना। तेल ग्रीस दो चीज़ हो गई, या तो पेंट कर दो या तो तेल या ग्रीस लगा करके उसको सुरक्षित रख दो। देखा होगा किसी कोई पेचकस में तेल लगा के रख देता है, कुल्हाड़ी में तेल लगा के रख देता है ना, तो इनको जंग से बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। अब बड़े बड़े जो पुल बने होते हैं नदियों के ऊपर, तो 24 घंटा नमी में रहते हैं, तो उनको पेंट कर दिया जाता है, प्राइमर लगा दिया जाता है। या तो आजकल आधुनिकता का जमाना है, हम कास्ट आयरन मतलब लोहे की जगह स्टील का प्रयोग करते हैं, बढ़िया पुल बनाते हैं। तो जो पुराने ज़माने के पुल हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए, अच्छा तांबे में कैसी जंग लगती, तांबे में हरी हरी जंग लगती है, चांदी में काली काली जंग लगती है, सोने में भी तुम्हारी काली काली या सफ़ेद सफ़ेद परत चढ़ जाती है। तो ये सब जंग धातुओं में, हर धातु में जंग लगती है। ये हो गया तुम्हारा संक्षारण। ये इतनी टिप्पणी पूछेगा तुमको, इतना ही आधा पेज का लगभग लिखना भी है अगर ये लांग में पूछता है तो। उसके बाद विकृत गंधिता में आ जाओ। विकृत गंधिता सबने नमकीन खाई है, सड़ी वाली जो सड़ जाती, सबने खाई होगी। तो जो नमकीन सड़ जाती है उसमें क्या होता है, होता क्या है सड़ने के बाद या सड़ने के टाइम क्या होता है, कौन सी क्रिया होती है, इसको रसायन से समझना है। वैसे तो सब कह देते हैं नमकीन में यहाँ गई है ना, सड़ गई, बेकार हो गई, मुलायम मुलायम हो गई, अच्छी नहीं लग रही है, खाते नहीं हो फिर। तो इसमें होता ये है कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में तैलीय और वसा युक्त खाद्य पदार्थ मतलब खाने वाले, वही नमकीन, चिप्स, पकौड़ी, कचौड़ी, रोटी नहीं, रोटी में तेल नहीं लगता, परेठा है ना, तैली जिसमें तेल डालते हो कुल मिला के वो, तो नमकीन, स्नैक्स तुम्हारे, चिप्स, अंकल चिप्स, मौसी चिप्स,
है ना, ये जो जितनी चिप्स आती हैं ये सब जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में रखी जाती हैं, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में रखने पर इनमें ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीकरण होने पर इनमें बहुत माइनर सा परिवर्तन होता है इनकी गंध में। सबसे पहले गंध तुमको खराब सुगंध, वसा। अच्छा, गंध क्यों? क्योंकि जो तुम्हारी वसा होती है इसमें ऑक्सीकरण होता है, जो तेल होता है ये महकने लगता है ऑक्सीजन की से क्रिया करके, तो इसमें गंध बदल जाती है। फिर जब गंध बदल जाती है तो सड़न लगती है, फफूंद लगती है, जिससे इसका स्वाद बदल जाता है। तो गंध और स्वाद बदलने से, तो ऑक्सीकरण के द्वारा तैलीय खाद्य पदार्थ हमारे बदबू करने लगते हैं या गंध देने लगते हैं और इनका स्वाद बदल जाता है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। अब अच्छा